प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। आवाम की आवाज़ कार्यक्रम के आज 1 साल पूरे हो गए। पिछले 1 वर्ष से यह कार्यक्रम आपके विचारों और सुझावों का माध्यम बनकर प्रशासन में आपकी सहभागिता के लिए प्रयत्न कर रहा है। पिछले 1 वर्ष में मुझे लाखों पत्र और संदेश आए हैं जो इस बात का प्रमाण है कि सभी नागरिक सुशासन का हिस्सा बनने के लिए बेहद उत्साहित हैं। इसके अलावा आपके पत्रों के माध्यम से मुझे ग्रास रूट लेवल पर हो रहे कार्यों तथा ज़रूरतों की भी जानकारी मिलती रहती है। मेरा मानना है कि प्रशासन की नीतियां और निर्णय लेने की प्रक्रिया जन भागीदारी के बिना सुराज का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकती। आवाम की आवाज़ कार्यक्रम के जरिए स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्बन डेवलपमेंट, ग्राम स्वराज, भौतिक एवं सांस्कृतिक उत्थान समेत आम जनता के विकास से जुड़े अनेक विषयों पर उल्लेखनीय सुझाव आ रहे हैं और आपके शब्दों को नीतियों में शामिल करके जम्मू कश्मीर के संतुलित विकास तथा जनसाधारण के कल्याण को प्राथमिकता दी जा रही है। शब्द संपदा नहीं है, लेकिन शब्द संपदा की पूर्ति का साधन अवश्य बन सकते हैं, जिसके जरिए प्रशासन के सभी अंग नागरिकों से जुड़कर उनकी भागीदारी से जन कल्याण की परियोजनाओं को सफल बना सकते हैं। आवाम की आवाज़ में सलार ब्लॉक पहलगांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर की नर्स मुर्तजा जी ने टेली मेडिसिन सुविधा को दूर दराज के इलाकों में पहुंचाने का सुझाव दिया था, जिस पर हेल्थ डिपार्टमेंट ने तुरंत कार्रवाई की थी। जम्मू की मीना शर्मा जी ने सभी अस्पतालों में काउंसलर की व्यवस्था सुनिश्चित करने का विचार रखा था, जिसे मिशन मोड में पूरा किया जा रहा है। सोपैया के अदनान अली ने हार्टिकल्चर क्षेत्र, खासकर एप्पल की खेती के लिए आमूलचूल परिवर्तन का आग्रह किया था और आज कृषि विभाग हाई डेंसिटी रूट से लेकर बाजार तक की मजबूत व्यवस्था तैयार करने में काफ़ी हद तक सफल हुआ है। आज एप्पल से जुड़े सभी किसान भाइयों से मैं अनुरोध भी करना चाहता हूं कि वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन अभियान का पूरा लाभ उठाएं। श्रीनगर से साबिया महराज तथा उनके प्रबुद्ध नागरिकों ने स्कूल प्रिंसिपल, लेक्चरर के प्रमोशन के लिए पत्र लिखा था। हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सालों से रुके हुए प्रमोशन की प्रक्रिया को पुनः शुरू किया है। पिछले 1 वर्ष में विभिन्न स्तर के लगभग 8000 पदों पर प्रमोशन हुए हैं, जिसमें 1200 प्रिंसिपल तथा 2500 लेक्चरर भी शामिल हैं। अखनूर की प्रिंस बिलेरिया ने ऑफ बीट टूरिज्म सर्किट तथा होम स्टे डेवलप करने का सुझाव दिया था और ये दोनों योजनाएं जोर शोर से शुरू की गई। होम स्टे के लिए ओयो ग्रुप के साथ पिछले महीने समझौता ज्ञापन भी हुआ था तथा क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया अभियान के तहत होम स्टे शुरू करने के लिए युवाओं को प्रशासन की तरफ से 50,000 की धनराशि मुहैया कराई जा रही है। अनंतनाग जिला प्रशासन के प्रयासों से पहलगाम के 20 स्थानीय निवासियों ने होम स्टे का कार्य शुरू कर दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है युवाओं तथा महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से संपन्नता, सौहार्द, शांति तथा समन्वय का मार्ग प्रशस्त होगा और हम सही रूप में कुटुंब की तरह लोगों की चेतना को समाज कल्याण के कार्यों में लगा सकेंगे। आवाम की आवाज़ की इस यात्रा में आम नागरिकों ने शहरों में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन, हैंडलूम तथा हैंडीक्राफ्ट, हायर एजुकेशन से संबंधित सुझाव भी भेजे थे। कुछ नागरिकों ने स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भी अनुरोध किया था और मुझे प्रसन्नता है कि आज लगभग 1600 स्कूलों में विभिन्न व्यवसायों में छात्रों को ट्रेनिंग दी जा रही है। प्यारे भाइयों और बहनों, आपके सुझावों, विचारों को मूर्त रूप देने के लिए प्रशासन के सभी विभाग सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और लोगों को अधिकार संपन्न बनाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर ऑल इंडिया रेडियो तथा दूरदर्शन के साथियों का भी धन्यवाद करता हूं, जो आप सभी तक पहुंचने में मेरा निरंतर सहयोग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जन भागीदारी की सफलता हर गांव हरियाली अभियान में भी नजर आ रही है।
पिछले कुछ महीनों से पंचायत, अर्बन लोकल बॉडीज के सभी जनप्रतिनिधि, महिलाएं, बच्चे, सिविल सोसाइटी ग्रुप से मिलकर पर्यावरण को बचाने तथा फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने में जुटे हुए। आज लगभग सभी जिलों में इस कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर चलाया जा रहा है। विकास की प्राथमिकताएं नए सिरे से निर्धारित करने के लिए प्रशासन की सेवाओं को सरल तथा सुगम बनाया जा रहा है। अब उमंग ऐप के माध्यम से लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा सेवाओं को सभी नागरिक घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन पर हासिल कर सकते हैं। इन सेवाओं के लिए आपको किसी सरकारी दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपका फ़ोन ही सरकारी दफ्तर का काम करेगा। इससे न सिर्फ नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा, बल्कि जिम्मेदार तंत्र की स्थापना तथा आम लोगों एवं प्रशासन के बीच संवाद भी मजबूत होगा। कनी साल के लिए मशहूर बडगांव के कनिहमा गांव को क्राफ्ट टूरिज्म विलेज के रूप में विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना अब लगभग अंतिम चरण में है। लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से कनिहामा के क्राफ्ट को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने के लिए गांव में बुनियादी सुविधाओं जैसे रोड, सोलर स्ट्रीट लाइट्स, कारीगरों के काम करने की जगह, कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर, विजिटर्स के लिए कैफेटेरिया तथा ई-कॉमर्स के जरिए उत्पाद बेचने की व्यवस्था की जा रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन सभी सुविधाओं से यहाँ के कारीगरों के जीवन स्तर में काफ़ी सुधार आएगा तथा इस विश्व प्रसिद्ध क्राफ्ट को नया जीवन मिलेगा। बडगाम के ही खूबसूरत पर्यटक स्थल दूधपथरी में पर्यटकों के लिए ठहरने की योजना सन 2010 में शुरू की गई थी, लेकिन इसे पूरा नहीं किया जा सका। 10 साल से लटकी इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर मात्र 1.5 वर्षों में पूरा कर लिया गया है। 2 दशक बाद चंदवन, हीरानगर के किसानों के चेहरे पर दिसंबर 2021 में चमक फिर से लौट आई है। अब जिला प्रशासन तथा बीएसएफ की मदद से फेंसिंग के उस तरफ अपने खेतों में उन्होंने रबी की फसल बोई थी। इस ऐतिहासिक शुरुआत के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत हर किसान को 9,000 रुपये प्रति हेक्टेयर संबंधित खर्च यानी बीज, खाद के लिए दिए गए। मुझे पूरी उम्मीद है इससे यहाँ के सीमावर्ती किसान भाइयों की आमदनी में इजाफा होगा। मैं बांदीपुरा जिले के डीसी तथा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के सभी जनप्रतिनिधियों को भी पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स शुरू करने के लिए बधाई देना चाहूँगा। पिछले 1 साल में जिले के अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों ने मिलकर सभी पंचायत में हो रहे कार्यों को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए डेटा ड्रिवन मॉड्यूल शुरू किया है, जो हर पंचायत की परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग करेगा। बांदीपुरा जिले के सभी गांवों में हो रहे कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए एक डैशबोर्ड भी बनाया गया है। मुझे उम्मीद है कि बांदीपुरा की तरह अन्य जिले भी इस तरह के पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स पर काम करेंगे, ताकि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाए जाएं और ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार किया जा सके। वेजिटेबल फार्मिंग के जरिए आज कमरवारी, श्रीनगर के किसान भाई पहले की तुलना में 5 गुना ज़्यादा कमाई कर रहे हैं। पहले श्रीनगर तथा आसपास के मार्केट के लिए सब्जियां बाहर से मंगानी पड़ती थी, लेकिन आज श्रीनगर से सब्जियां दिल्ली, पंजाब, बेंगलुरु के अलावा दुबई भी भेजी जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने 2 मीट्रिक टन सब्जियां दुबई के विश्व प्रसिद्ध लुलु ग्रुप को भेजी थी, जिसमें से 90% हिस्सा श्रीनगर के किसान भाइयों का था। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को वेजिटेबल फार्मिंग से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन एक फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन भी तंगपोरा ब्लॉक में तैयार कर रहा है, जिससे मार्केट लिंकेज की सुविधा को और भी सुगम बनाया जा सकेगा। शांति, समृद्धि और प्रगति की राह पर अग्रसर जम्मू कश्मीर में महिला सशक्तिकरण की दिशा में नए कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि इंटरनेशनल वीमेंस डे पर जम्मू कश्मीर की 2 महिलाओं को आदरणीय राष्ट्रपति जी ने नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। स्वयं दिव्यांग होने के बावजूद जम्मू की रहने वाली संध्याधर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले दिव्यांग बच्चों के लिए काम कर रही हैं। कुलगाम की नासिरा अख्तर पॉलीथीन प्रदूषण के खिलाफ अपने इनोवेशन से
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव कर रही हैं। नासिरा ने एक ऐसे जड़ी बूटी के मिश्रण को ढूंढ निकाला है जिसका लेप लगाकर प्लास्टिक जलाने से वातावरण को प्रदूषित किए बिना राख में तब्दील कर दिया जाता है। नासिरा देश की सर्वप्रथम महिला हैं जिन्होंने पर्यावरण में आधारभूत इनोवेशन किया है। श्रीनगर की रहने वाली डॉक्टर नसीमन अशरफ ने कश्मीरी केसर में अपने तकनीकी ज्ञान की बदौलत साइंस एवं इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड की फेलोशिप हासिल कर एक नया कीर्तिमान बनाया है। डॉक्टर नसीमन किसान भाइयों के घर घर जाकर उन्हें केसर के बेहतर उत्पादन के लिए जानकारी और आवश्यक तकनीकी सलाह भी देती हैं। जीवन में तमाम चुनौतियों का सामना करने के बावजूद डॉक्टर नसीमन ने अपने अथक प्रयासों से सैकड़ों किसानों की जिंदगी में सार्थक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये सच बात है असल में कि हम जहाँ हैं, जिस अनुभव से हम गुजर रहे हैं, वह एक सेंटर, एक केंद्र है और उसी केंद्र से आगे की यात्रा शुरू होती है। प्यारे भाइयों और बहनों, इस यात्रा को रोकने के लिए तमाम तरह की बाधाएं आएंगी, लेकिन जीवन में संघर्ष, त्याग और श्रम का मार्ग ही समृद्ध समाज का निर्माण करता है। एक छोटी सी कहानी है। एक गरीब आदमी जंगल से लकड़ियां काटकर अपने परिवार का गुजर बसर करता था। एक दिन जंगल में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। उस बूढ़े व्यक्ति को अपने जीवन का दुख बताते हुए उसने पूछा, क्या जीवन को चलाने का कोई और उपाय नहीं है? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, उपाय तो है, लेकिन तुम्हें थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। अभी तुम उस जंगल में लकड़ियां काट रहे हो, इसलिए थोड़ा और आगे जाने की ज़रूरत है। अगले दिन वो आदमी उस जंगल को पार करके आगे गया तो उसे देखा कि वो तांबे की खदान है। लकड़ी की जगह अब वह तांबा लेकर आने लगा और एक ही दिन में कई महीनों के लिए इंतज़ाम हो जाता था। कुछ महीनों बाद वो बूढ़ा व्यक्ति उसे फिर दिखा। उसने बुजुर्ग को धन्यवाद दिया और कहा कि घर में अब सब बड़े आनंद से जी रहे हैं। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम पागल हो गए, अब यहाँ रुकने की क्या आवश्यकता है, तुम अभी थोड़ा और आगे जा सकते हो। उस दिन वह आदमी तांबे की खदान से थोड़ा और आगे गया और उसने देखा यहाँ तो चांदी की खदान है। उसने मन ही मन सोचा कि मैं भी बड़ा पागल था कि तांबे पर ही अटक गया, यहाँ तो चांदी है। एक बार वो चांदी लेकर आया तो साल भर का इंतज़ाम हो गया और पूरे साल वो नया घर बनवाने में इतना व्यस्त हो गया कि उस बूढ़े व्यक्ति की याद भी उसे नहीं आई। एक साल बाद उसे बाजार में वही बूढ़ा व्यक्ति मिल गया। उस बुजुर्ग ने पूछा, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो? उस आदमी ने कहा कि आपकी बड़ी कृपा है, थोड़ा आगे जाने पर चांदी मिल गई थी और अब जीवन बड़ा आनंद से गुजर रहा है। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, लेकिन रुकने की आवश्यकता नहीं है, अभी थोड़ा और आगे जाओ। उस आदमी ने बड़ा सोचा और अगले दिन चांदी की खदान से थोड़ा और आगे गया तो सोने की खदान मिल गई। उसने फिर मन में सोचा कि मैं भी बड़ा पागल था कि चांदी पर ही अटक गया, अगर थोड़ा और आगे नहीं आता तो शायद चांदी की खदान से जीवन खत्म हो जाता। इस कहानी के पीछे जीवन की यही भावना है कि अभी हम जिस केंद्र पर रुके हुए हैं उससे आगे की यात्रा करनी है। इसलिए राष्ट्र निर्माण में अमूल्य योगदान देने वाली विभूतियों ने गतिशीलता की शक्ति की बात कही है। लोक चेतना की आंतरिक शक्ति को जागृत करके अनवरत यात्रा के द्वारा ही राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। कुलगाम से सज्जाद नूराबादी ने सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के बारे में एक पत्र भेजा है। सज्जाद साहब ने लिखा है कि पंचायत स्तर पर समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए मोबाइल वैन, स्पीकर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सिविल सोसाइटी के लोगों तथा कम्युनिटी रेडियो की मदद ली जा सकती है। उन्होंने आगे लिखा है कि इस तरह के प्रयासों से कल्याणकारी कार्यक्रमों की डिलीवरी सशक्त होगी तथा गांव में रहने वाले युवा बच्चे बच्चियों को मिशन यूथ, तेजस्विनी, साथ, हौसला जैसे कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी मिल सकेगी और उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी। सज्जाद साहब ने अनुरोध किया है कि ब्लॉक दिवस में भी इस जागरूकता कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर प्रचारित करने की जरूरत है। सज्जाद जी, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर बुधवार को आयोजित होने वाले ब्लॉक दिवस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ही प्रशासन को जनता के दरवाजे पर लेकर जाना है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि आम नागरिकों की समस्याओं के तुरंत निवारण, तरह तरह के सर्टिफिकेट वितरण के अलावा
सभी डिपार्टमेंट का डेस्क उस सप्ताह में चिन्हित ब्लॉक में लगाया जाए, जो लोगों को प्रशासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दे सके। सभी अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो ब्लॉक दिवस के अवसर पर स्वयं जनता की समस्याओं को सुने और उनके तत्काल निवारण का प्रयास करें। जन सेवा को मैं प्राचीन दर्शन और वर्तमान जीवन मूल्यों से जोड़ने का प्रतीक मानता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि ब्लॉक दिवस जैसे कार्यक्रम आज के समय के लिए बहुत अधिक प्रासंगिक है। पंचायतों में जागरूकता अभियान शुरू करने के आपके सुझाव पर मैं सभी डिप्टी कमिश्नर्स को जनप्रतिनिधियों के सहयोग से एक कार्यक्रम शुरू करने का निर्देश अवश्य दूंगा। जम्मू से डॉक्टर अंकुर भट्ट तथा डॉक्टर शिल्पी शर्मा ने हेल्थ केयर के डिजिटाइजेशन के बारे में एक पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है कि बड़े अस्पतालों को अपॉइंटमेंट के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाना चाहिए ताकि मरीजों तथा उनके परिजनों को पर्ची के लिए लाइन में खड़े होकर इंतजार न करना पड़े। डॉक्टर अंकुर तथा डॉक्टर शिल्पी ने पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन का भी सुझाव दिया है ताकि डॉक्टर्स आसानी से मेडिकल हिस्ट्री देखकर अपने सुझाव दें। उन्होंने लिखा है कि प्रत्येक अस्पताल के वेब पोर्टल पर एक ऑनलाइन डोनेशन का सेक्शन बनाकर डॉक्टर तथा परिवार की सहमति से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए डोनेशन कलेक्ट करने की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। डॉक्टर अंकुर तथा डॉक्टर शिल्पी को मैं इन महत्वपूर्ण सुझावों के लिए धन्यवाद देता हूँ। पिछले महीने ही जम्मू कश्मीर में डिजिटल सेवाओं के विस्तार को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आपके सुझाव के मुताबिक बहुत जल्द डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के लिए लाइन में लगकर पर्ची लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ये कोशिश हो रही है कि लोगों को ऑनलाइन ही अपॉइंटमेंट की सुविधा प्रदान की जाएगी और पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन भी किया जाएगा ताकि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को पता रहे कि कौन कौन से टेस्ट हो चुके हैं और क्या क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक है। मुझे लगता है कि इस व्यवस्था में हॉस्पिटल और मरीज दोनों पर कम बोझ होगा और एनी ट्रीटमेंट एनीवेयर एनी टाइम की सुविधा लोगों को दी जा सकेगी। अभी पायलट के तौर पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट को स्किम्स हॉस्पिटल में शुरू कर दिया गया, जिसका धीरे धीरे पूरे यूटी में विस्तार किया जाएगा। आपने डोनेशन के जरिए मरीजों के लिए फंड रेज करने का सुझाव भी दिया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी श्रोताओं से आग्रह करना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन बिना किसी सामाजिक आर्थिक भेदभाव के प्रति परिवार 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस उपलब्ध करवा रहा है। जिन लोगों ने भी अभी तक गोल्डन कार्ड के लिए पंजीकरण नहीं कराया है वो अवश्य करा लें। जहाँ तक अस्पतालों के वेबसाइट पर फंड रेजिंग सेक्शन शुरू करने का सवाल है, उसके लिए मैं हेल्थ डिपार्टमेंट को इसकी व्यवहार्यता की समीक्षा करने का आग्रह करूँगा। आज पूरे देश में आर्थिक रूप से कमजोर रोगियों के लिए फंड कलेक्ट करने के लिए हजारों प्राइवेट वेब प्लेटफॉर्म चल रहे हैं। इस तरह के अभियान में प्रशासन का रोल क्या होगा? क्या इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में चलाया जाए या हमें किसी और मॉडल को अपनाना चाहिए? इन सभी पहलुओं पर विचार करके उचित निर्णय लिया जाएगा। स्वास्थ्य रक्षा के बुनियादी ढांचे में शहरी तथा ग्रामीण असंतुलन दूर करने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। मेरा दृढ़ विश्वास है कि प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सभी नागरिकों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की होती है, क्योंकि एक मजबूत और समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण तभी हो सकता है जब सभी 1.25 करोड़ नागरिक स्वस्थ होंगे। गांदरबल से इंजीनियर अब्दुल रशीद भट्ट ने जम्मू कश्मीर के युवाओं को मल्टी डायमेंशनल रिसर्च से जोड़ने के लिए मुझे एक पत्र भेजा है। रशीद साहब ने लिखा है कि जम्मू कश्मीर में एनवायरनमेंट, कल्चरल एंड आर्कियोलॉजिकल रिसर्च सेंटर यानी ECARC की स्थापना की जा सकती है, जो पर्यावरण, वाटर बॉडीज, वेटलैंड्स तथा पुरातत्व के महत्वपूर्ण स्थानों का ऑडियो वीडियो डेटा बैंक तैयार करें तथा जम्मू कश्मीर से संबंधित रोचक तथ्यों को लोगों के सामने रखें। उन्होंने खानमोह, श्रीनगर के सदियों पुराने जीवाश्म, किश्तवाड़ के ब्लू सफायर का भी जिक्र किया है और देश के मुकुटमणि की संस्कृति को विदेशों में प्रचारित करने का सुझाव भी दिया है। रशीद साहब, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यह दिलचस्प सुझाव है। मैं संस्कृति विभाग को इस सुझाव को जांचने परखने, सभी स्टेक होल्डर से बात करने तथा एक निश्चित समय अवधि में निर्णय लेने का निर्देश दूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर में सांस्कृतिक चेतना पैदा करने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव में अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए हैं।
जम्मू तथा कश्मीर संभाग में चल रहे अनेक उत्सव धीरे धीरे सांस्कृतिक जीवन के अंग बनते जा रहे हैं। प्रशासन के अलावा मैं यहाँ के सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, प्रबुद्धजनों का भी आह्वान करना चाहूँगा कि जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा की सीमा से ऊपर उठकर हम सभी को अपने संस्कृति से गहरे रूप से जोड़ा जा सकता है। आज यूरोप के शहरों में चलने वाली बसों पर जम्मू कश्मीर के खूबसूरत पर्यटक स्थलों का चित्र देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। देश में भी जम्मू कश्मीर के विकास की चर्चा आज हो रही है। इसलिए मेरा मानना है कि जब तक हमारी सामूहिक शक्ति एक संकल्प के साथ किसी कार्य में नहीं लगती, तब तक उस संकल्प की सिद्धि नहीं हो सकती। मुझे अपने जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ नागरिकों, उनकी सामूहिक शक्ति, उनकी क्षमता और सकारात्मक चेतना पर पूरा भरोसा है और मुझे विश्वास है कि वह सांस्कृतिक ताने बाने को मजबूत बनाने के लिए मिलजुल कर अवश्य काम करेंगे। सांबा से राहुल कुमार तथा पुलवामा से गाजी अहमद पंडित ने सीनियर सिटीजन के कल्याणकारी योजनाओं के बारे में कुछ सुझाव भेजे हैं। उन्होंने लिखा है कि जो भी सीनियर सिटीजन ओल्ड एज होम में रहने को विवश हैं, उन्हें प्रशासन द्वारा इंस्टीट्यूशनल तरीके से पर्याप्त आर्थिक सहायता, रहने की अच्छी व्यवस्था तथा चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए। स्वयंसेवी संस्थाओं को भी सीनियर सिटीजन की देखभाल के कार्यक्रमों से जोड़कर उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने आगे लिखा है कि पंचायत स्तर पर सीनियर सिटीजन सोसाइटी का गठन करके उनके लिए रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, अखबार, टीवी, रेडियो, मैगजीन इत्यादि का इंतज़ाम किया जाना चाहिए। राहुल एवं गाजी अहमद, आप दोनों का इस महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील सुझावों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अप्रैल 2020 में सीनियर सिटीजन्स को डिग्निटी के साथ जीवन देने का अवसर प्रदान करने के लिए एक नेशनल एक्शन प्लान मंजूर किया गया था। सभी स्टेक होल्डर से व्यापक चर्चा के पश्चात ये योजना बनी थी। शहर तथा ग्रामीण दोनों इलाकों में रहने वाले बुजुर्गों के लिए एक ऐसी रणनीति तैयार की गई है जिसमें प्रशासन के सभी डिपार्टमेंट, अर्बन लोकल बॉडीज तथा पंचायत के साथ मिलकर बुजुर्गों की देखभाल कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर में भी इस योजना को लागू किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, दूसरा हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन तथा सीनियर सिटीजन होम वेलफेयर एवं चौथा उनकी प्रॉपर्टी सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी। इन चारों बिंदुओं पर हम काम कर रहे हैं। मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट को भी जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया है, जिसे पार्लियामेंट के पास होने के बावजूद 12 सालों तक जम्मू कश्मीर में अमल में नहीं लाया गया था। अभी पिछले वर्ष हमने विभिन्न योजनाओं के तहत गरीब तथा सीनियर सिटीजन को कुल मिलाकर 9 लाख लोगों को पेंशन मुहैया कराई थी। हम स्वयंसेवी संस्थाओं से भी आग्रह करते हैं कि अगर आप सीनियर सिटीजन के वेलफेयर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो प्रशासन की तरफ से आपको ग्रांट मुहैया कराई जाएगी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि सीनियर सिटीजन के लिए काम कर रही संस्थाओं को धन की कमी न होगी। राहुल तथा गाजी अहमद का सीनियर सिटीजन के रिक्रिएशनल फैसिलिटी को लेकर दिया गया सुझाव भी उत्तम है और मैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तथा सभी डीसीज को और जनप्रतिनिधियों से बात करके सम्यक कार्रवाई का निर्देश दूंगा। अनंतनाग से जाकिर हुसैन भट्ट ने लगभग सभी सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के बारे में मुझे एक पत्र भेजा है। उस पत्र में जाकिर साहब ने एग्रीकल्चर सेक्टर में विमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने पर खास जोर दिया है। उन्होंने लिखा है कि अधिकतम भागीदारी के बावजूद अभी भी पूरी तरह से महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न नहीं बनाया जा सका है। उनका आग्रह है जम्मू कश्मीर प्रशासन एक ऐसी योजना चलाए जिसमें एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा महिला इंटरप्रेन्योर बन सके। आरएसपुरा से श्रद्धा शर्मा जी ने भी इसी विषय पर एक ऑडियो क्लिप के माध्यम से मुझे सुझाव दिया है। आइए श्रद्धा जी के सुझाव सुनते हैं। सर, मेरा ऐसा मानना है कि अगर लैंड राइट्स और टाइटल्स जो हैं वो फीमेल हेड्स के भी नाम पे हों तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर किसी भी खेत को एक फीमेल मैनेज करती है 100% तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी या इंटरेस्ट फ्री लोन का प्रावधान जो है होना चाहिए। जितने भी इस कंट्री में लीडिंग फीमेल एग्रीकल्चरिस्ट हैं, अगर उनका किसी भी तरह इंटरेक्शन बडिंग फीमेल एग्रीकल्चरिस्ट से करवाया जाए तो इससे उन्हें प्रेरणा मिल सकती है। श्रद्धा जी तथा जाकिर साहब को इन सुझावों के लिए
मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं मानता हूँ देश की आर्थिक गतिविधियों में महिलाएं पुरुषों के बराबर योगदान देती हैं, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ अपनी मेहनत का 10वां हिस्सा ही उन्हें आमदनी के रूप में मिलता है। आपने एग्रीकल्चर सेक्टर पर अच्छा सुझाव दिया है। 2 दशक पहले जब देश में एक सर्वे हुआ था तो उसमें कहा गया था कि आदमी साल भर में एक खेत में 1212 घंटे काम करता है, जबकि महिला 3485 घंटे काम करती है। इसलिए किसी भी सेक्टर में महिलाओं के सर्वोन्मुखी तरक्की के लिए उन्हें अधिकार संपन्न बनाना आवश्यक है और आर्थिक अधिकारों के साथ साथ उन्हें सामाजिक, शैक्षिक और उद्यमी के तौर पर भी संपन्न बनाना होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पिछले 2 सालों में महिलाओं, बेटियों को अधिकाधिक अवसर प्रदान करने के लिए अनेक अभियान चलाए हैं, जिसमें उनके प्रशिक्षण, कौशल विकास, उनके उत्पादों के निर्माण, वितरण और बिक्री के लिए प्लेटफार्म भी उपलब्ध कराए गए। एग्रीकल्चर तथा ग्राम उद्योगों में भी महिला इंटरप्रेन्योर्स की भागीदारी बढ़ाने के लिए उम्मीद कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 5 लाख महिलाओं को जोड़ा गया है। उम्मीद कार्यक्रम के ही अंतर्गत हमने कृषि सखी एवं पशु सखी कार्यक्रम शुरू किए हैं, ताकि कृषि, हार्टिकल्चर एवं डेयरी सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा बहनें आगे आवें। आज गोलपत्तन की सुषमा देवी डेयरी सेक्टर में अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। पुलवामा की रहने वाली शहजादा अख्तर अपने इलाके में डेयरी क्वीन के नाम से जानी जाती हैं। इन माताओं बहनों ने अन्य महिलाओं में भी आत्मविश्वास जगाने का काम किया है। एग्रीकल्चर सेक्टर में महिलाओं को और अधिक अवसर मिले और नारी शक्ति को समाज में समुचित स्थान मिल सके, इस पर जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन बड़े स्केल पर काम कर रहा है और आगे इसे और बढ़ाया जाएगा। श्रद्धा जी ने देश की सफल महिला एग्री इंटरप्रेन्योर्स के साथ यहाँ एक वर्कशॉप आयोजित करने का सुझाव दिया है, जिस पर लाइवलीहुड मिशन डिपार्टमेंट निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, निचले स्तर की ग्रामीण प्रगति किसी भी क्षेत्र के विकास की दिशा और दशा तय करती है। इसलिए प्रशासन तथा आम नागरिकों को मिलकर महिलाओं तथा कमजोर वर्ग को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। मैं मानता हूँ कि नारी अबला नहीं बल्कि सबला है। उन्हें पूर्व में किस प्रकार से वंचित रखा गया था, उस पर ज़्यादा समय न गंवाकर हमें ये सोचना है कि किस प्रकार महिलाओं को विकास के सभी कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भागीदार बनाया जा सके और तरक्की के जो लाभ हैं वो उन तक पहुँचाया जाए। महिलाएं जब आर्थिक रूप से संपन्न होंगी तो उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाभ परिवार, समाज, राज्य, राष्ट्र तथा समूची मानवता तक पहुँच सकेगा। अप्रैल के प्रथम सप्ताह से नवरात्र तथा रमजान के पवित्र दिनों की शुरुआत होगी। मैं सभी नागरिकों को नवरात्र, रमजान तथा रामनवमी की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।